लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद। और सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। हिंदी की उपभाषाएं, जैसा कि हम लोगों ने जान लिया था जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से है और हिंदी का उद्गम किस भाषा से हुआ। हिंदी का शब्द जो है, हिंदी शब्द है वो मूलतः फारसी भाषा का है और हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। जबकि हिंदी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने किया, ईरानियों के द्वारा किया गया। इस तरह से जो भी प्रश्न हुए थे मैंने बताए थे, डिस्कस किया था। अब हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं ये बताएंगे, फिर इन उपभाषाओं में कुछ बोलियां होती हैं वो बताएंगे। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी में अभी आपकी एक ही वीडियो हुई है, इसके आगे आपके वीडियो बनते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सुपर टैट के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे। ठीक, हिंदी की उपभाषाएं, तो आपसे कहा जाए हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप बताएंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली है पूर्वी हिंदी। पहली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पहली पूर्वी हिंदी। ये भारत के हिंदी की बात हो रही, भारत में हिंदी की कौन कौन सी भाषा है और कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, ऐसा। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी हिंदी। दूसरा क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और चौथा क्या है? चौथा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो हिंदी की ये क्या है? हिंदी की ये उपभाषाएं हैं। हिंदी की क्या है? उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 3 यहाँ से इनमें से कोई शब्द हो और एक कोई अलग से हो और पूछ लिया जाए कौन सी हिंदी की उपभाषाओं में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनने वालों पर आप ध्यान देंगे। तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इनका उपनाम भी होता है। क्या होता है? इनका उपनाम भी होता है। जैसे पूर्वी हिंदी का उपनाम है अर्धमागधी। कभी कभी मान लो डायरेक्ट ये नाम ना देके उपनाम दिया जाए तो क्या बताएंगे? पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को सौर सैनी हिंदी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी को सौर सैनी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी को अर्धमागधी, पश्चिमी को सौर सैनी। बिहारी को मागधी हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मागधी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थानी को भी सौर सैनी कहा जाता है। सौर सैनी। ठीक, सौर सैनी। आपका पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पहाड़ी को कहा जाता है खस। खस सौर सैनी। खस सौर सैनी। ठीक है, ऐसे ये किसे ये याद करने का आसान तरीका, जैसे कि पहाड़ होते हैं तो आपने सुना होगा कहीं कोई पहाड़ खसक जाता है तो पहाड़ क्या करते हैं? खसक जाते हैं। तो आपने खस सौर सैनी, और ज्यादातर आप देख रहे हैं सौर सैनी, सौर सैनी, सौर सैनी, 3 जगह आपका सौर सैनी शब्द लगा हुआ है, जबकि 2 जगह मागधी। मागधी, अर्धमागधी। ठीक है, जैसे कि अगर इनकी लोकेशन देखें, क्या देखें? अगर इनकी लोकेशन देखें भारत में कि ये कहाँ हो सकते हैं, तो जैसे एकदम मतलब थोड़ा सा अपना इमेजिन करना कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक, तो भारत का ये वाला जो इधर हिस्सा होता है वो ऊपर होता है, फिर उसके बाद इधर से इस तरह से ये ऐसे आके
और इधर सिक्किम, सिक्किम के बाद हमारे सभी पूर्वोत्तर राज्य इधर इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और इधर से शामिल होते हुए कुछ ऐसे इमेज बनाते हुए ये इधर से ऐसा चला जाता है, ठीक। तो एक साधारण सी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि इधर पे क्या होता है, आपका गुजरात होता है, ठीक है। इधर पे क्या होता है, गुजरात होता है। मान लो आपने एक इमेजिन किया कि आपका ये भारत है, क्या है, ये आपका भारत है। इस तरह से थोड़ा सा देख लेंगे, जैसा भी मतलब एक हम लोग सिर्फ उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, और फिर हमारा कौन सी हिंदी कहाँ बोली जाती है, इस तरह से, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा कम अच्छा बना पा रहे हैं, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये भारत है, तो हमने बताया अभी पूर्वी हिंदी, तो अभी मैंने बताया था यहाँ जो भी राज्य होते हैं, जैसे कि ये तो सिक्किम है, ऊपर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, असम, मेघालय आदि, इधर 7 सिस्टर, 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। तो इनमें और इधर से लगभग मतलब इधर वाले पार्ट्स में, इधर वाले भाग में जो भी हिंदी बोली जाती है उसको क्या कहेंगे, पूर्वी हिंदी। क्या कहेंगे, पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट्स में बोली जाने वाली हिंदी क्या कहलाएगी, पूर्वी हिंदी। अब दूसरा देख रहे हैं पश्चिमी, तो आपको पता है पूरब के ठीक उल्टे में पश्चिम होता है। तो पश्चिम क्या है कि अगर ये इधर से मतलब इधर की एरिया में जो भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो पश्चिमी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। यहाँ पर बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी कहा जाता। अगला बिहार, आप देख पा रहे हैं बिहारी हिंदी। तो आप जानते हैं कि इधर पे ऐसे करके उत्तर प्रदेश की लोकेशन होती है, और इधर उत्तर प्रदेश की लोकेशन के पीछे क्या होता है, इधर पे बिहार होता है, ठीक है। तो केवल बिहार में ही नहीं, बिहार और प्लस जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है या फिर इसके आसपास के जो भी प्रदेश है उनमें सभी में कौन सी हिंदी बोली जाती है, बिहारी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। बिहारी हिंदी बोली जाती है। कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी बोली जाती है, बिहारी हिंदी बोली जाती है, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं क्या लिखा, राजस्थानी। तो सभी लोगों को पता है राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान का एरिया अपना इधर से ऐसे काफी एरिया है, तो राजस्थान के आसपास के भी स्टेट में कुछ मिला के यहाँ पे राजस्थानी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हिंदी की उपभाषाएं याद हो जाएं, और उसके साथ साथ बाई चांस कभी ये पूछ लिया जाए कि राजस्थानी हिंदी है जो भारत के किन राज्यों में बोली जाती, तो राजस्थान के आसपास के राज्यों में या राजस्थान के कोई भी प्रसिद्ध जिलों में। इसी तरह से पश्चिमी है तो पश्चिम के क्षेत्रों में, पश्चिम के प्रसिद्ध जिलों में, बिहारी बिहार के प्रसिद्ध जिलों में आदि में आपको इमेज बन जाए तो उससे आपको याद रह जाए, ठीक है। आगे देखेंगे पहाड़ी। आपको पता होता कि हिमालय का पहाड़ पर्वत है जो इधर की एरिया में पूरा में फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि जहाँ पहाड़ होंगे उसी क्षेत्र को क्या कहलाए कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र कहा जाएगा। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है मतलब जम्मू कश्मीर वाले ऊपर एरिया में जो भी प्रदेश हैं, जो भी राज्य हैं, वहां पे पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, ठीक। तो कुछ लगभग मतलब ऐसा इमेज है, और हिंदी तो सभी जगह बोली जाती भारत में, ठीक है। हिंदी तो सभी जगह बोली जाती, लेकिन हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं, जैसे इसको इधर वाली हिंदी को क्या कहा जाता है, और इसके अंदर भी बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी इसकी बोलियां आती हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया। जैसे मैं अभी एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, हिंदी की 3 मुख्य चीजें होती हैं। जैसे पहला नंबर हिंदी की बोली होती है, क्या होती है, हिंदी की बोली होती है। दूसरा हिंदी की उपभाषा होती है, ठीक है। दूसरा हिंदी की क्या होती है, उपभाषा होती है। और तीसरा हिंदी की भाषा होती है, ठीक है। याद रखेंगे, हिंदी में सबसे छोटी चीज क्या है, बोली क्षेत्र विशेष में, और उपभाषा क्या है उससे थोड़ी सी बड़े लेवल पे, और इससे भी बड़े सबसे स्टेट
मतलब कि केंद्र लेवल पे, देश लेवल पे। तो जो बोली है ये जिला स्तर पे बोली जाने वाली बोली को आपका बोली का दर्जा दिया जाता है। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, कोई प्रदेश में, कोई राज्य में बोली जाने लगे, ठीक है, कोई एक प्रदेश में, या इसी को दूसरी भाषा में राज्य भी कह सकते हैं। राज्य में बोली जाने वाली, जब वो राज्य स्तर पर बोली जाने लगती है तो उसको उपभाषा का दर्जा मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था, जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपनी बुक में सबसे पहले हिंदी को उपभाषा का दर्जा दिया था, लेकिन इसके बाद कवियों ने, लेखकों ने इसमें रचना लिखना शुरू कर दिया तो इसे एक भाषा का दर्जा मिल गया, भाषा का रूप मिल गया। तो जो भाषा है वो केंद्र या देश के लेवल पर बोली जाने वाली होती है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप जानेंगे बोली एक क्षेत्र विशेष में, एक जिला क्षेत्र तक सीमित होने वाली जो बोली होती है उसे बोली कहते हैं, और एक प्रदेश तक बोली जाने वाली जो भी बोली होती है उसे उपभाषा कहा जाने लगता है, और कोई देश लेवल पे बोली जाने वाली जो भी बोली होती है उसको भाषा कहा जाता है, ठीक। ऐसा, तो इधर से आपने जाना कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसके अलावा जो भी होगा वो हिंदी की उपभाषाएं नहीं होंगी, ठीक है। और हिंदी की जो इस तरह से, जैसे कि आपको बोली किस में बोली जाती और उपभाषा किस में बोली जाती, या फिर भाषा किस स्तर पर बोली जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पूर्वी बोली में कितनी बोलियां आती हैं और पश्चिमी बोली में कितनी बोलियां आती हैं, आदि में सभी में अलग अलग, ठीक है। तो अभी आपने हिंदी की उपभाषाएं जाना, अब आप जानेंगे हिंदी की बोलियां, देखेंगे आगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले रखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था हिंदी की उपभाषाएं, अब बताऊंगी हिंदी की बोलियां। इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत सबसे बड़ा रूप था भाषा। भाषा एक हिंदी है, फिर उससे छोटा रूप उपभाषा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ठीक है। अब इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां हैं, तो वो बोलियां कितनी हो सकती हैं? अभी क्वेश्चन आया था टेट में कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो आपके 2 ऑप्शन सही होते हैं, 18, या फिर 18 ऑप्शन में ना हो तो 19 भी सही हो जाता है, ठीक। याद रखेंगे हिंदी की बोलियां 18 हैं, लेकिन कभी कभी 18 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 19 भी मानी जाती है। मैं बताऊंगी कि कौन सी एक है जो सस्पेंस में है, मतलब कुछ कभी उसको कुछ लेखक मानते हैं और कुछ लेखक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो 18 और 19 बोलियां हैं वो कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पहली उपभाषा क्या थी? पहली उपभाषा थी आपकी, पहली उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी, ठीक है। इस पूर्वी हिंदी में कितनी उपभाषाएं आती हैं? देखेंगे कि इस पूर्वी हिंदी में कितनी उपभाषाएं आती हैं, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में सबसे पहली ए नंबर अवधि बोली आती है। अवधि आती है, क्या आती है? अवधि आती है। और दूसरी आती है बी नंबर बघेली आती है। बी नंबर क्या आती है? बघेली आती है। पहला अवधि, दूसरा बघेली, और तीसरा आपकी सी नंबर छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे 3 बोलियां हैं पूर्वी के अंदर, ठीक है। पूर्वी के अंदर कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। अगर आपसे कहा जाए अवधि अधिकतर किस क्षेत्र में बोली जाती, तो अवधि उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अधिकांश बोली जाने वाली बोली है। लखनऊ क्षेत्र में, कहाँ पे?
लखनऊ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, कौन सी? अवधी। बघेली कहाँ पे है? बघेली आपका जो बघेली है ये रीवा और ये एमपी का एक जिला है। रीवा एमपी का जिला है, तो बघेली रीवा जिले में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा। जैसा कि छत्तीसगढ़ी लिखा तो बिल्कुल सरल है, छत्तीसगढ़ में ही बोली जाएगी और अधिकांशतः रायपुर वाले क्षेत्र में, रायपुर वाले जिले में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो जनरली है ये, तो हमें याद ही हो जाएगा। बघेली रीवा मध्य प्रदेश। एक एक लिखवा दे रहे, ज्यादातर ये कम पूछा जाता, लेकिन हमसे पूछा जाएगा पूर्वी हिंदी में कौन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन, या फिर कौन आता है। तो पूर्वी हिंदी में 3 आ रही हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अवधी लखनऊ की तरफ बोली जाने वाली भाषा है, बघेली रीवा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ी रायपुर में। ठीक है, अगला दूसरा देखेंगे कि दूसरी हमारी दूसरी क्या थी? दूसरी थी पश्चिमी हिंदी। दूसरी थी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरी क्या थी? पश्चिमी हिंदी। इसमें देखेंगे कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। जैसे कि सबसे पहली इसमें आती है खड़ी बोली। क्या आती है? सबसे पहली आती है खड़ी बोली। ठीक, इसी खड़ी बोली को और दूसरी भाषा में क्या कहा जाता? कौरवी भाषा, कौरवी बोली कहा जाता है। कौरवों की बोली अर्थात कौरवी बोली। खड़ी बोली, कौरवों की बोली, खड़ी बोली। ठीक है, अगला दूसरा है ब्रज भाषा। दूसरा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, सभी को पता होता है ब्रज भाषा कहाँ की है। ब्रज भाषा कहाँ की हो सकती है? सभी को पता है, ये आगरा मथुरा की प्रसिद्ध बोली है ब्रज भाषा। ब्रजपुरी, ब्रजधाम, ब्रजनंदन, इस तरह से वहां इसको इस नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगली सी नंबर है कन्नौजी। सी नंबर क्या है? कन्नौजी। जैसा कि नाम में ही छुपा है, ये कन्नौज में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कन्नौजी है। अगला देखेंगे, अगला इसमें और आती है, इसमें आती है बुंदेली। इसमें क्या आती है? बुंदेली। ठीक है, बुंदेली, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, ये बुंदेलखंड एरिया में बोली जाने वाली भाषा है, बुंदेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड क्या है? कई राज्यों का एक संगठन है जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला इसमें बांगरू बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बांगरू बोली बोली जाती है, और बांगरू बोली अधिकांश हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती, इसीलिए इसको कभी कभी, और हरियाणा में भी कहाँ बोली जाती है? एक हरियाणा का रोहतक जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बांगरू बोली, इसीलिए इसको कभी कभी हरियाणवी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हरियाणवी। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा में अधिक बोली जाती है। जैसे यहाँ 92 को 92, 94, 93, इस तरह से बोली जाने वाली ये बोली है बांगरू। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा रोहतक जिले में। ठीक है, तो आपने देखा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आ रही हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आ रही हैं। यहाँ पे लिख दे रहे शॉर्ट में, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 5। ठीक है, ये आपका क्या है? खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर जो खड़ी बोली अधिकांशता ये ज्यादा मतलब ज्यादा जगह बोली जाती है। ठीक, ऐसा, तो ऐसा आपने जाना कि 2 के अंतर्गत ये 5 और 3 8 बोलियां आपकी हो गई। ठीक है, पश्चिमी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये याद रखना। 3 इधर से या 1 इधर से, कौन पश्चिमी हिंदी की उपबोली या बोली नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः बनते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या देखेंगे? पूर्वी और पश्चिमी हो गई, आगे देखेंगे बिहारी। थोड़ी देर के लिए ये हम यहाँ से हटा दे रहे, इसलिए क्योंकि इसके आगे हम यही लिख देंगे। ठीक है, तो हम दिल्ली केवल यहाँ पे लिख दे रहे, दिल्ली, और जो मैंने लिखा था तो वो आप
याद कर ही रहना, ठीक। अगला देखेंगे बिहारी हिंदी। अगला देखेंगे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, ठीक है। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा कि बिहार के क्षेत्र में बोली जाने वाली, आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी होगी। जैसा कि बिहार में आपको पता है सबसे पहले भोजपुरी गाना आदि इस तरह से होते हैं, तो भोजपुरी बोली होती है पहले, ठीक है। और इसी में क्या होती है, दूसरी होती मगही। क्या होती है? मगही, ठीक है। और तीसरी होती है मैथिली। ये बिहार की प्रसिद्ध बोली है। कौन सी? मैथिली, ठीक है। बिहार की प्रसिद्ध बोली मैथिली। और भोजपुरी भी प्रसिद्ध है, क्योंकि भोजपुरी में आपने बहुत सारे गाने आदि भोजपुरी में सुने होंगे। तो जो भोजपुरी है, ये क्या है? बिहार की ही सब लगभग, मतलब सभी बिहार के आसपास, कोई दरभंगा, कोई कहीं, मतलब बिहार के जो भी स्टेट होंगे, इसका मुख्यतः एक स्टेट नहीं हो सकता या फिर एक जिला नहीं हो सकता, उसके आसपास के कई जिले होते हैं सभी बिहार के आसपास के क्षेत्र की बोली, ठीक है। तो बिहारी में कितनी आ गई? भोजपुरी, मगही, मैथिली, 3 आ गई, ठीक है। बिहारी में कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अभी आपने देखा कि 3 पूर्वी में और 5 पश्चिमी में और 3 बिहारी में। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या देखते हैं? अगले नंबर पे हमने राजस्थानी लिखवाया था आपको, ठीक है। क्या लिखवाया था? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, इसमें देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी उपनाम से जाना जाता था, पश्चिमी को सौरसैनी से, बिहारी को मागधी से और राजस्थानी को भी सौरसैनी से। तो राजस्थानी में कौन आते हैं देख लेंगे। राजस्थानी में सबसे पहले आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो यहाँ कौन सी बोली होती है? जयपुरी, ठीक है। जयपुर से, जयपुर वाले नाम से या फिर उसके क्षेत्र विशेष से पहचानी जाने वाली बोली जयपुरी हो गई। दूसरी होती है, यहाँ पे होती दूसरी मालवा, ठीक। मालवा, ये बोली का नाम है क्या? मालवा, जयपुरी, मालवा। और तीसरी होती है मारवाड़ी। तीसरी क्या होती है? मारवाड़ी। जैसे आपने सुना होगा ये मारवाड़ी साड़ी है या फिर मारवाड़ी कपड़े आते, वो सभी वहीं से आती हैं। और अगली इसमें डी नंबर होती है भीली, ठीक है। क्या होती है? भीली। और हम लोग जानेंगे कि इसमें एक बोली होती है, बोली क्या होती है? इसमें एक बोली होती है निमाड़ी। क्या होती है? निमाड़ी, ठीक है। याद रखना, इसमें एक बोली होती है निमाड़ी। इसी को दूसरी भाषा में खंडवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंडवा। तो या तो खंडवा कहा जाए या निमाड़ी। ये क्या है? ये सभी लोग नहीं मानते, ये ऑब्लिक है। अगर कोई मानता है तो वो 19 बोलियां मानता है, ठीक है, 19 सही कर हो जाती हैं। और ये नहीं मानता है तो 18 बोलियां सही हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि राजस्थानी में आती तो सभी 5 हैं, 1 2 3 4 5 आती हैं, लेकिन कोई कोई लेखक राइटर कितनी मान लेता? 4 मान लेता। तो हम लोग यहाँ क्या कितनी मानेंगे? अगर 18 मान रहे हैं तो 4 मान लेंगे। ये वाली मैंने ऑब्लिक में रख दी, क्योंकि अभी जो टेट में क्वेश्चन आया था वहां पे ऑप्शन 18 था और यही सही हुआ था, 19 था ही नहीं, ठीक है। याद रखेंगे 18 था और यही सही हुआ था। तो हम लोग अभी के लिए 18 ही मान लेते, ये ऑब्लिक में रखते। मान लो 18 ऑप्शन में नहीं है, 19 है, तब हम अपना 19 सही कर लेंगे, ठीक। तो राजस्थानी में जयपुरी, मालवा, मारवाड़ी, भीली, निमाड़ी इतनी आती हैं। तो आप जाने जयपुरी जयपुर वाले एरिया में बोली जाती होगी, और जो मालवा है ये मालवाई क्षेत्र में बोली जाती है। और मारवाड़ी एक जोधपुर जिला है वहाँ का, राजस्थान का जोधपुर जिला है, वहाँ की प्रसिद्ध बोली है, ठीक है, जोधपुर जिला। और भीली, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भीली बोली वहाँ कैसे पड़ गई होगी, आपको पता होता कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भीली जनजाति अधिक पाई जाती है। उसी जनजाति की जो बोली है उसी जनजाति के नाम पे ही रख दी गई, तो उस जनजाति का नाम है भीली, इसलिए उनकी बोली या फिर आसपास की जो भी बोली वहाँ है वो भीली बोली से जानी जाती है। जैसा कि जो बीकानेर
वाला क्षेत्र है बीकानेर, ये फेमस जिला है वहां का। तो ये वहां पे क्या है कि बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्र में अधिक बोली जाती है। और खंडवा निवाड़ी वहीं राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, तो आप देख पा रहे राजस्थान में 4 मान ली हमने अभी के लिए, और इसमें 3 और इसमें 5 और इधर पे 3। अब हमारा सिर्फ एक बच गया। क्या बच गया? अभी बच गया हमारा पहाड़ी हिंदी। ठीक है, क्या बच गया? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी का उपनाम क्या बताया था मैंने बताया था खस सौर सैनी। क्या बताया था? खस सौर सैनी, जैसा कि पहाड़ से रिलेट करके। ठीक है, तो पहाड़ी ऊपर ऊपर पहाड़ है और उधर पे जैसे भी क्षेत्र होंगे उसी तरह से उसकी बोली हो जाएगी। कुल्लुई, कुल्लू मनाली है तो वहां की बोली का नाम हो गया कुल्लुई। ठीक है, कुल्लू मनाली क्षेत्र है तो वहां पे क्या हो गई? कुल्लुई। दूसरा अगला है, ये ए नंबर है। ठीक है, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। तो दूसरा वहां गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है तो इस गढ़वाली वहां की बोली है। जो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है वहां की बोली गढ़वाली है, और जो कुल्लू मनाली क्षेत्र है वहां की बोली कुल्लुई है। ठीक है, और अगली क्या है कि जो कुमायूनी वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला? कुमायूनी वाला क्षेत्र है, कुमायूनी। तो वहां पे क्या है कि वहां की बोली को कुमायूनी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंतर्गत कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अब आप ऐड कर लो, जोड़ लो। 3 3 6 और 4 10। ठीक है, 10 3 13 और 5 18। इस प्रकार से ये 18 बोलियां हो गई। और यदि इसको भी जोड़ लेते हैं तो 19 हो जाती हैं। तो मैंने कैसे कौन सी बोली ऑप्शन में रख सकते हैं, ऑब्लिक में रख सकते हैं, ये भी बता दिया आपको, और कौन कौन सी कितनी बोलियां हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। जैसे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आपने देखा हो, छत्तीसगढ़ी। जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के लगभग पूर्व साइड में होता है, पूर्व की तरफ होता है, इसलिए ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी में आ गई। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी में पश्चिम की तरफ लगभग खड़ी बोली का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगरा और मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, और हरियाणा क्षेत्र में बांगरू बोली जाती है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, अगला बिहारी हिंदी में जैसा कि नाम से ही भोजपुरी, मगही, मैथिली अगर ऑप्शन में आ जाए ये 3, और इधर से कोई एक अलग से कहीं से भी आ जाए तो क्या समझ में नहीं आएगी कि इसमें जो बिहारी में नहीं आती वो कौन हो सकती है, या फिर जो पश्चिमी में आएगी वो कौन हो सकती है? कितना सरल आराम से भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक, राजस्थानी, जो राजस्थान के क्षेत्र में जयपुरी, मालवा, मारवाड़ी, भीली और निवाड़ी, उनके क्षेत्रों के नाम के आसपास जैसे हैं वैसी ही उनकी बोली है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी जैसा कि पहाड़ों के आसपास के राज्यों के या फिर सॉरी जिलों के नाम है उसी के अनुसार उनकी बोली है, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमायूनी। मैंने 18 बोलियां या फिर 19 बोलियां हिंदी की आपको बता दी। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने जाना हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं 5, इन 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते। अब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो हिंदी भाषा है ये इस हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं, और भी कुछ जो भी प्रश्न बनते उनकी उनके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के रूप, हिंदी भाषा के रूप। ठीक, याद रखेंगे कि अगर हिंदी भाषा के रूप पूछे जाएं तो फिर इसके मुख्यतः आप कितने रूप बताएंगे? इसके मुख्यतः 2 रूप ही बताएंगे। ठीक, याद रखेंगे 2 रूप ही बताएंगे। पहला मौखिक और दूसरा लिखित।
सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले ये लिखने का कोई भी सामान नहीं था, लिखने का कोई सामग्री नहीं थी, तो क्या करते थे कि सभी चीजें मौखिक ही पढ़ाई जाती थी, जैसे कि गुरुकुलों आदि में। लेकिन बाद में फिर वो जो प्रणाली है वो बदल के लिखित प्रणाली कर दी गई, लोग लिखवा दिया करते थे, जैसे कि हम यहाँ लिखवा रहे और नोट हो जाता है, तो ये हमें चीजें जैसे कभी भूल गए, याद नहीं है, तो हम देख सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन माने ये दो ही जाते, मौखिक लिखित, लेकिन हिंदी भाषा में जो तीसरा है सांकेतिक, इसका भी पूर्ण महत्व है और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जाए तो सिर्फ दो ही बताएंगे। मौखिक क्या, जिसे आप बोल करके व्याख्या करें, जिसकी बोल करके व्याख्या करें, ठीक है, याद रखेंगे, जिसकी बोल करके व्याख्या करें, एक दूसरे से आदान प्रदान कैसे करें, बोल करके। और लिखित का किस तरह से कर पाएंगे, लिख करके, बिल्कुल सरल है, ठीक है। और जो सांकेतिक है, ये संकेतों के माध्यम से, जैसे कि कोई भी आपके जो चिन्ह होते हैं, किसी भी फोन के, भीड़ के, कैसे कैसे किस प्रकार से जो भी चिन्ह होते हैं, उनके माध्यमों से जो आपको बताया जाता है, तो वो सभी सांकेतिक भाषा कही जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपने देखा कि भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं। अब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं, विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विश्व में कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे कि पूरे विश्व में लगभग 2796 भाषाएं हैं, लगभग 2796 भाषाएं हैं, ठीक है, लगभग। इसके अंदर, इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है एक शब्द लगभग, याद रखेंगे, यहाँ लिख लेंगे लगभग, ठीक, लगभग। और आपसे कहा जाए पूरे विश्व में लिपियां कितनी हैं, विश्व में, ये तो भाषाएं थी, पूरे विश्व में लिपियां कितनी हैं, तो लगभग इसमें भी जोड़ेंगे, लगभग, क्योंकि इसका एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, ठीक है, लगभग 400 लिपियां हैं, कितनी लिपियां हैं, लगभग 400 लिपियां हैं, ठीक, याद रखेंगे, 400 लिपियां हैं लगभग। आगे देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए, ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लगभग में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो भाषा के रूप कितने हो सकते हैं, मौखिक और लिखित और सांकेतिक, लेकिन बताएंगे दो ही। और भाषा कितनी है, 2796, और बोलियां कितनी हैं, 400 लगभग में, ठीक। अगर आपसे कहा जाए भाषा को प्रभावित करने वाले रूप क्या क्या हो सकते हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले रूप, याद रखेंगे, भाषा को प्रभावित करने वाले रूप क्या हो सकते हैं, तो ये देखेंगे ये क्या हो सकते हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले रूप। तो इसमें क्या है कि हमारी भाषा को कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे सबसे पहला कारक आपका शारीरिक और मानसिक कारक हो सकता है, आप शरीर से और मन से कैसे हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, वही अपनी भाषा पर आधारित कारक है, उसकी के अनुसार आपकी भाषा होती, शारीरिक और मानसिक स्थिति, ठीक है, शारीरिक और मानसिक भिन्नताएं लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, शारीरिक और मानसिक भिन्नताएं। सभी का शरीर से जो भी बॉडी की बनावट होती वो अलग होती हैं, और सभी के मानसिक जो क्षमताएं हैं, आईक्यू लेवल है, वो सभी अलग अलग होते हैं, तो इस पे आधार करता है कि किनका मानसिक विकास कैसा है, तो उसी के अनुसार उनकी भाषा होगी, ठीक है। अगला दूसरा इसका कारक हो सकता है, प्रभावित करने वाला रूप हो सकता है एकाग्रता। एकाग्रता, किसमें कितनी एकाग्रता की क्षमता है, किसमें कितनी एकाग्रता की क्षमता है, ठीक, याद रखेंगे, किसमें कितनी एकाग्रता की क्षमता है, जो जितना अधिक एकाग्र होगा उसकी भाषा उसमें अधिक प्रभावित होगी, ठीक है। अगला शैक्षिक स्तरों में भिन्नता, शैक्षिक स्तरों में भिन्नता, कभी कभी आपने देखा होगा कि शिक्षा का जो भिन्नता है वो उससे पता चल जाता कि इनकी भाषा कैसी होती है, शैक्षिक भिन्नता, ठीक है,
शैक्षिक भिन्नता, कोई कम पढ़ा है तो उसी तरह अपनी भाषा बोलेगा, लेकिन ऐसा अपवाद भी हो जाता कभी कभी, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी भाषा डेवलप होती है, अच्छी होती है। ठीक, अगला देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। समाज में सांस्कृतिक प्रभाव भी, जैसे कि कोई भी पुरानी चीजें सांस्कृतिक संबंधित, धरोहर संबंधित, ये किसके अंदर कितना प्रभाव है, तो इससे भी भाषा को प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, अगला उच्चारण में, जैसे किसी का उच्चारण अच्छा है तो उसकी भाषा अच्छी मानी जाती है। उच्चारण करना, ठीक है, उच्चारण में भिन्नता आदि। ठीक है, सामाजिक प्रभाव हो गया, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, समाज में उठने बैठने का तरीका आदि, इससे भी भाषा के जो स्तर है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक मानसिक भिन्नताएं हो सकती हैं, एकाग्रता हो सकती है, शैक्षिक भिन्नता, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव, या उच्चारण, अलग अलग तरीके से उच्चारण करते लोग, किसी का अच्छा उच्चारण है या फिर कोई अधिक से अधिक कठिन शब्दों को उच्चारण करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करता है। तो और सामाजिक प्रभाव, समाज में कैसे क्या किसको किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं ये देखेंगे। ठीक, तो ये भाषा को प्रभावित करने वाले रूप हो गए आपके, और भाषा का आपका हो गया ये। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा के परिवार होते हैं, ये भाषा के परिवार कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे भाषा के परिवार कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो देखते हैं। ग्रियर्सन, जैसा कि हमने बताया था आपको, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक बुक में हिंदी को सबसे पहले उपभाषा के रूप में दर्शाया था। तो उन्हीं ने बताया, ग्रियर्सन ने क्या बताया, ग्रियर्सन ने बताया कि भाषा के परिवार कितने हैं और कौन कौन से हैं। भाषा के परिवार, भाषा के परिवार ये किसके अनुसार है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। तो जो भाषा के परिवार हैं वो 6 परिवार मुख्यतः माने गए हैं। कितने माने गए, भाषा के मुख्यतः 6 परिवार माने गए हैं। सबसे पहला भारोपीय परिवार, कौन सा, भारोपीय परिवार, भाषा का सबसे बड़ा, विस्तृत और सबसे अधिक भाषाएं बोली जाने वाली इसी परिवार में होती हैं। किस परिवार में, भारोपीय परिवार में। दूसरा है द्रविड़ परिवार, दूसरा क्या है, द्रविड़ परिवार। ठीक है, भाषा का अगला परिवार है द्रविड़ परिवार। जैसे हम लोगों के परिवार होते हैं वैसे ही भाषा के भी परिवार होते हैं। ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, अगला तीसरा परिवार ऑस्ट्रिक परिवार। ठीक है, चौथा परिवार तिब्बती परिवार, तिब्बती परिवार, क्या लिखेंगे, तिब्बती परिवार। अगला, पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बतीय, और पांचवा है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ये परिवार का नाम है। ठीक है, अवर्गीकृत इसका नाम है परिवार का। अगला छठवां है करेन, करेन व मन का, जो ये है करेन व मन है, ये भाषा का परिवार है। तो आपने देखा कि भाषा के 6 परिवार हैं। भाषा के कितने परिवार हैं, भाषा के 6 परिवार हैं। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और ऑस्ट्रिक परिवार, तिब्बतीय परिवार, अवर्गीकृत परिवार और करेन तथा मन वाला परिवार। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन भाषा के परिवारों में सबसे अधिक भाषाएं किस परिवार में बोली जाती हैं, तो आप बताएंगे कि भारोपीय परिवार में बोली जाती है। हमारी जो हिंदी है, जहाँ तक कि अंग्रेजों के यहाँ भी कई जो भाषाएं हैं वो भी भारोपीय परिवार की हैं। आगे हम लोग इतना जानेंगे, यहाँ पे जो भारोपीय परिवार है इसमें लगभग 73% जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार में बोली जाती हैं। लगभग 73% भाषाएं भारोपीय परिवार में बोली जाती हैं। और यहाँ पे लगभग 22% भाषाएं
द्रविड़ परिवार में बोली जाती हैं। ठीक है, लगभग 22% भाषाएं द्रविड़ परिवार में बोली जाती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर लगभग 13% भाषाएं आपकी ऑस्ट्रिक परिवार में बोली जाती हैं। और यहाँ पे आपका तिब्बती में 0.7% भाषाएं तिब्बती में बोली जाती। कुछ परसेंट जो बचे होंगे वो अवर्गीकृत या फिर करेन और मन में बोली जाती, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है किसमें सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती, तो आप बता देंगे भारोपीय परिवार में 73% भाषाएं, और आपसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि जो भारोपीय परिवार है, तो उत्तरी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तरी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी भारोपीय परिवार के हैं। कहाँ पे? उत्तरी भारत में, ऊपर की तरफ। ठीक है, जम्मू कश्मीर आदि की तरफ जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ क्या है? तमिल तेलुगु जो भाषाएं हैं, जैसे कि दक्षिणी भारत आदि में तमिल तेलुगु, वो सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और ऑस्ट्रिक में आपकी संथाली आदि भारत की जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक में बोली जाती हैं। संथाली, मुंडा हो, इस तरह की जो पूर्वोत्तर राज्य की भाषाएं हैं वो सभी ऑस्ट्रिक में ऑस्ट्रिक परिवार की मानी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तिब्बती में आपका मोरो, मिस्मो, अबोर, जैसे कि राजस्थान साइड की जो भी भाषा होती हैं, अबोर आदि देख लेना एक बार सही से कि मोर, मिस्मी, अबोर जो भी भाषाएं हैं वो तिब्बती परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। इस तरह से कुछ ऐसा एक दो जहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सब आपको बता दिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाषा के परिवार या फिर इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसा पूछा जाए कि भारत में जो हिंदी है, भारत में हिंदी कितने परसेंट बोली जाती है? भारत में, केवल भारत में हिंदी कितने परसेंट बोली जाती है? तब आप बताएंगे कि भारत में हिंदी 40% बोली जाती है। कितने परसेंट बोली जाती है? भारत में हिंदी 40% बोली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में हिंदी 40% बोली जाती है। और भी संवैधानिक भाषा है। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? आपको पता है कि संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? याद रखेंगे, संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन जो मूल संविधान बना था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का वर्णन था। तो अगर पूछा जाए कि उन 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती, तब आप बताएंगे हिंदी। कितने परसेंट? 40। ठीक है, तो सबसे हिंदी 40% के साथ सबसे ज्यादा मानी जाती है और होती है। और सबसे कम कौन सी भाषा होती है? तो आप बताएंगे सबसे कम होती है संस्कृत। कौन सी होती है? संस्कृत होती है। ये 0.01% लोग के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे कम भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? 0.01% लोगों के द्वारा भारत में संस्कृत बोली जाती है। ऐसा मानो कि ना के बराबर है, बोली ही नहीं जाती। जबकि संस्कृत हमारी पूर्वजों की पुरानी भाषा रही है, जननी है, लेकिन क्या करें, पुरानी भाषा को सभी लोग भूल गए हैं तो नहीं बोले। और भी 22 भाषाओं का वर्णन है, एक बार बताएंगे फिर कभी। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं। यहाँ पे आज हम इतना ही देखते, तो हम लोग ये देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जो देवनागरी लिपि है ये किन किन भाषाओं की लिपि है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी? याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपकी सबसे पहले आपको पता संस्कृत की देवनागरी लिपि है, सबको पता ही है। और संस्कृत के साथ हिंदी की देवनागरी लिपि है। ठीक है, संस्कृत के साथ हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और गुजराती की भी लिपि देवनागरी है। गुजराती की भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, और एक भाषा है मराठी।
इसकी लिपि भी देवनागरी है। तो किन भाषाओं की? संस्कृत, हिंदी तो आपको पता ही था, गुजरात और मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी मानी जाती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एक भाषा की जो लिपि होती है वो दूसरी भाषा की हो सकती है, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए और कहा जाए ये सत्य है या असत्य, तो आप बताएंगे बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं इन चार भाषा की एक ही लिपि है देवनागरी। ठीक है, एक ही लिपि है देवनागरी। तो ऐसे आप देखेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि पंजाबी की लिपि क्या है, क्या कहा जाए? पंजाबी की लिपि क्या है? यहां लिख दे रहे हैं पंजाबी की लिपि, तो आप बताएंगे गुरुमुखी। कभी कभी एक दो लिपि पूछ ली जाती जो जन साधारणतया पूछी जाती, उसी को मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। पंजाबी की गुरुमुखी और इन चारों की तो देवनागरी हो ही गई। अंग्रेजी की पूछा जाए तो बताएंगे रोमन। क्या बताएंगे? सभी को पता होता कि अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू की लिपि कौन नहीं जानता होगा? उर्दू की लिपि फारसी। ठीक है, उर्दू की क्या है? फारसी। और ये लगभग मुगल काल की भाषा, प्रसिद्ध भाषा रही है। और अरबी भाषा जैसे पूछा जाए, अरबी भाषा तो इसकी जैसी भाषा है वैसी ही इसकी लिपि है अरबी। ठीक है, अरबी भाषा की अरबी लिपि। ऐसा तो एक दो भाषाएं और देख लेंगे, लेकिन यहाँ ये पंजाबी और ये चार ऐसे ज्यादा पूछी जाती, वही मैंने आपको यहाँ बता दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग अगले वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए ये आपके हिंदी का उद्भव या फिर हिंदी से संबंधित, बोलियों से संबंधित या उपभाषाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना बस, धन्यवाद, थैंक यू।